नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बताएं आपको, तरावड़ी शहर वासियों की करीब 50 साल पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। इंतजार है तो सिर्फ उद्घाटन का। बस अड्डे की करोड़ों रुपए की बिल्डिंग लगभग बन चुकी है और फाइनल टच दिया जा रहा है। बस अब उद्घाटन की तारीख और रिबन काटने का इंतजार है। तरावड़ी निवासियों को अब बस स्टैंड बनने के बाद यात्रियों की बड़ी परेशानी हल हो गई है। इसी संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ यशपाल कंबोज ने जानकारी दी। वहीं इस बस अड्डे के निर्माण के बाद उद्घाटन की खबर जल्द सुनने के लिए स्थानीय लोग उत्सुक हैं और इसके लिए विधायक और सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इधर सिरसा में आखिरकार विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी नेता गोविंद कांडा की कोशिश रंग ले आई है और 40 साल पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। दरअसल विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी नेता गोविंद कांडा की कोशिश से वार्ड नंबर 31 में चतरगढ़ी झोपड़ी रोड पर सवार लाइन डालने का काम शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार वार्ड वासी करीब 40 सालों से इंतजार कर रहे थे। सीवर लाइन डालने से करीब 1000 घरों को इसका फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक करीब 12 लाख रुपए के खर्च से सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है। वहीं वार्ड वासियों ने इसके लिए सिरसा विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और बीजेपी नेता गोविंद कांडा का आभार जताया है। वार्ड वासियों ने बताया कि गोविंद कांडा ने उनसे समस्या के समाधान के लिए 21 दिन का समय मांगा था और अब इस अवधि में सीवर लाइन डालने का काम भी शुरू हो गया है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि बहुत बहुत कांडा जी का धन्यवाद, जिनकी बदौलत इतने टाइम से पड़े हुए इस वीरान एरिया में हमें सीवर लाइन मिली और उनके अथाह प्रयास से और हमारे सुनील भाई एमसी जी के अथाह प्रयास की वजह से आज इस मोहल्ले का कुछ विकास होने जा रहा है कि यहाँ सीवर लाइन डल रही है। यहाँ के आगे के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। रोज़ लड़ाइयाँ दंगे फसाद होते हैं इनके बीच में। क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, पानी वगैरह बिजली तो है लेकिन सीवर लाइन नहीं है। तो ये गोपाल कांडा जी की वजह से उनके पास गए थे काफ़ी जने इकट्ठे होकर हम, तो उन्होंने, हाँ जी गोविंद कांडा जी, उन्होंने फिर वो टेंडर पास करवाया। यहाँ उन्होंने हमें कहा कि 21-22 दिनों में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में आज काम स्टार्ट भी है और होने भी लग रहा है, बहुत खुशी है। देखिए, चतरगढ़ पट्टी की बहुत पुरानी एक मांग थी और शुरू से मैं चतरगढ़ पट्टी के साथ रहा हूँ। चतरगढ़ पट्टी को हमने बहुत काम किया है। अभी नगर परिषद के लगभग मैंने चतरगढ़ पट्टी के अंदर 1 वार्ड, 2 वार्ड और 31 वार्ड उसके अंदर लगभग पड़ते हैं, 3 वार्ड भी कुछ आ जाता है। तो मैंने 20 करोड़ के लगभग नगर परिषद के मंजूर कराकर उनके गलियों का पक्का काम किया है। लेकिन वहाँ एक सीवर की समस्या बड़े दिनों से थी। वो वही गोपाल कांडा जी के टाइम में भी हमने सीवर की एक लाइन डलवाई थी अलग से, लेकिन उसके अंदर कुछ एरिए बचे हुए थे। वो काम अब शुरू हो चुका है और बहुत कम समय मिला था और कम समय में भी, क्योंकि लोगों को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए मैंने मंजूर करा के वो काम शुरू करवा दिया। और गोहाना की नई सब्जी मंडी में हुए हादसे के 2 दिन बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने दौरा किया। बीजेपी की राज्यसभा सांसद ने मंडी के अधिकारियों को इस हादसे का जिम्मेवार ठहराया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, 14 जुलाई को गोहाना में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से सोनीपत रोड पर नई सब्जी मंडी के 2 लोहे के शेड धराशायी हो गए, जिनके नीचे 20 के करीब लोग दबने से घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। शांति से बात एक बार सेक्रेटरी मार्केट कमेटी इनका तो थोड़ा सा जी नाम मात्र हरियाणा के उत्तरी छोर पर स्थित कलेसर नेशनल पार्क को बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले में है और इसकी सीमा 3 राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। वहीं वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कलेसर वन
उद्यान को पर्यटन की दृष्टि में विकसित करने के लिए सरकार और प्रयास कर रही है। यहाँ पेड़ पौधे लगाने का तो काम किया ही जा रहा है, साथ ही इसके आसपास का क्षेत्र जैसे हथनी कुंड में बोटिंग और राफ्टिंग करने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए क्या व्यवस्था है सर? देखिए, अब अगर आप साइट को देखेंगे तो बहुत सुंदर साइट है यहाँ की, और यहाँ से आगे हथनी कुंड बैराज है, उस पर हमें अभी शुरुआत करने वाले हैं। जैसे स्पोर्ट्स हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, वाटर बोट है, और दूसरा पैराग्लाइडिंग है। इन सारों के बारे में हम विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जल्दी इसको शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से जंगल सफारी है, यहाँ पे देखने का भी एक हमारी तरफ से पहले से ही चल रहा है। यहाँ पे अगर कोई आता है तो उसको दिखाना, हमने एक गाड़ी रखी हुई है और अगर उसको दिखाते हैं तो मैं समझता हूँ लोगों को बड़ी खुशी मिलती है जंगल में जाके देख के। और इधर असली नकली मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम ने जवाब दिया है। राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग देते हुए कहा कि हम पतले क्या हुए, लोग हमें नकली कहने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों को पता है कि हम ही उनके गुरु हैं। बाकी कोर्ट ने याचिका खारिज कर उन्हें खुद जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम 30 दिनों की पेरोल पर से बाहर है। बस जब कोर्ट ने कह दिया तो हमारा कहने को कुछ बचा ही नहीं। हमें लगता है क्योंकि हम तो भारत देश में रहते और संविधान को मानने वाले हैं, वो तो जग जाहिर हो ही चुका है। मतलब ही नहीं है कि हम जरा सा भी इधर उधर सोचें। और बाकी साथ संगत को पता है, जो करोड़ों अरबों जुड़े हैं, कि वे आप देख सकते हैं आज भी लाखों करोड़ों जुड़े हुए हैं। हमारे बच्चे, उनको पता है कि उनका गुरु, उनका सदगुरु, उनका फकीर, उनका पिता वही है या कोई और है। कि हम पतले क्या हो गए, लोगों ने नकली कहना ही शुरू कर दिया यार। तो इससे भी हम तो पतले थे। अब ये तो पेट में थोड़ा सा वो हो गया, उसकी वजह से हमारा वेट जब हम पढ़ा करते थे 82 83 में, तो लगभग 82 केजी था, और तब हमारा 82 हो गया था। अगर उस रूप में आते तो फिर तो बिल्कुल ही गड़बड़ थी, क्योंकि कबड्डी खेला करते थे उस टाइम, तो पेट के 6 या 8 पैक हो गए थे। लेकिन ये पेट में वो जो परेशानी आई, तो उससे उन्होंने कहा जी थोड़ा सा आप खाना ले लिया करो, तो 5-6 किलो वजन उससे बढ़ा हुआ है। अभी तो ये है, अभी से ये हाल है। तो मतलब बाकी आपको बताया, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम संविधान को मानते हैं। हिसार के खेदड़ गांव में थर्मल प्लांट राख को लेकर पुलिस के साथ हुई झड़प में मृतक धर्मपाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि मृतक को सम्मान देने के लिए यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें गांव के लोग शामिल होंगे। दरअसल 8 मई को पुलिस के साथ हुई झड़प में धर्मपाल की मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन से विवाद के चलते अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। वहीं प्रशासन और गौशाला कमेटी के बीच सहमति बन गई है। बता दें कि प्रशासन ने सारी मांगे मान ली है और चारों युवाओं की जमानत भी हो गई है। और आज लगातार 9वां दिन है शहीद धर्मपाल साहण की शहादत को 9 दिन हो चुके हैं, और इस आंदोलन की ऐतिहासिक जीत हुई है। और कल हमारे चारों युवा साथी जो जेल में बंद थे, उनकी जमानत हो चुकी है। वो देर शाम हमारे बीच में आए। धर्मपाल साहण जी, उनका अंतिम संस्कार गौशाला में किया जाएगा। और इधर सोनीपत के बड़वासनी गांव में ब्रांच नहर के ओवरफ्लो होने से गांव की घाट की दीवार गिर गई। दरअसल दिल्ली में बढ़ती हुई पानी की डिमांड के चलते 1280 क्यूरिक पानी छोड़ने से गांव में खतरे की स्थिति बढ़ गई है। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कई बार इसके बारे में अवगत भी कराया, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते हुए पानी की डिमांड के चलते दिल्ली ब्रांच नहर में पानी की मात्रा बढ़ा देने से गांव बड़वासनी में पानी से खतरे की स्थिति पैदा हो गई है।
अगली खबर बल्लभगढ़ से है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में बंदरों ने आतंक मचा रखा है, जिससे वहां रहने वाले लोग काफी परेशान हो गए हैं, जिससे बचने के लिए लोगों ने अपने घरों में जाल लगा रखे हैं। बता दें कि बंदरों ने कई बार बुजुर्ग और बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसकी वजह से बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसा पिछले 2 सालों से हो रहा है, जिसकी शिकायत नगर निगम को दिया गया, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। परेशानी तो इतना बंदरों ने आतंक मचा रखा है अपना कि हम पिंजरे में और बंदर बाहर घूम रहे हैं। मैंने अपने पूरे घर में जाल लगा रखा है, लेकिन फिर भी बंदर घुस गए। और रात में मेरे पिताजी की कान की मशीन थी जो 40,000 की थी, उसे दांत से चिवा गए और हमारे शीशे भी तोड़ के गए। तो इतने हम लोग आतंकित हैं कि वो चलना फिरना, मतलब घरों से निकलना हमारा मुश्किल हो गया। क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, किसी को भी वो छोड़ते नहीं है। तो हमने गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, गाड़ियों के एंटीने तोड़ देना, गाड़ियों पे चढ़ना, हम लोग उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए और हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो खुद नशा नहीं करता था, लेकिन मुख्य सप्लायर के नशीले पदार्थ युवाओं को सप्लाई करता था। इसके लिए मुख्य सप्लायर उसे कुछ पैसों का लालच देता था। जब आरोपी को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने पकड़ा तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुए हैं। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक जांच में भेज दिया गया है। तो बता दें कि एक युवक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये युवक जो है खुद नशा नहीं करता था, लेकिन जो नशा तस्कर था उसके संपर्क में था, जिसे जब नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने पकड़ा तो उसने सारी सच्चाई बताई और अब जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा के दौरान पेरोल जम और फरार, हत्या के प्रयास और लूट के मामलों में वांछित आरोपी को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में 1 दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस का मानना है कि कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। इस मामले में रोहतक के एसपी कृष्ण लोहचब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एसपी ने कहा कि अभी तक लगभग 12 वारदातों का खुलासा हुआ है, साथ ही कई और वारदातों के खुलासे भी हो सकते हैं और इसके पास से 1 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इधर बहादुरगढ़ में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा करोड़ों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। ये पूरा मामला बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 में स्थित चरण पादुका नाम की फैक्ट्री का है। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते फैक्ट्री के भवन की 3 मंजिलें आग की चपेट में आ गई। फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील केमिकल, रबड़ और पीवीसी मटेरियल होने के कारण आग ज्यादा तेजी से फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि आग उठने वाले धुआं आसमान में छाया हुआ दिखाई दे रहा था। फरीदाबाद के चर्चित डिजिटल रेप के मामले में मुंह बोले मामा को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2019 का है। आरोपी का बच्ची के घर आना जाना था और वो उसे मामा कहकर बुलाती थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ डिजिटल रेप को अंजाम दिया। इस पूरे मामले की शिकायत बच्ची के परिजनों ने पुलिस को दी थी। इस मामले में 3 साल बाद जिला न्यायालय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर केजीपी इंटरचेंज से पहले कुछ व्यावसायिक वाहनों को रुकवाकर चेक किया, जिनमें 5 अलग अलग भारी वाहनों के चालकों ने पूछताछ पर बताया कि फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों से स्क्रैप लोड किया गया है और दस्तावेजों में गाड़ी दिल्ली और गुरुग्राम से लोड होकर मंडी गोविंदगढ़ पंजाब जानी थी। वहीं वाहनों में जीएसटी चोरी करने के शक के कारण 5 वाहनों को थाना छयासा में खड़ा किया गया। हालांकि जीएसटी अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इधर देर रात 2 बच्चों के फरार होने से हड़कंप मच गया है। दरअसल ये मामला रेवाड़ी के आस्था कुंज का है, जहां से रात के अंधेरे में कमरे की खिड़की से 2 बच्चे फरार हो गए। इस बात का पता तब लगा जब सुबह बच्चों की गिनती के दौरान 31 में से 29 बच्चे ही मिले, जिसके बाद आस्था कुंज के अधिकारियों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। बता दें कि पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी बच्चों का सुराग नहीं लग पाया है। मनजीत बच्चा है, ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ हमारे पास आया था 8/7/22 को, और ये बच्चा अपने घर से भागा हुआ है। दो चार बार अपने घर से भाग चुका है और वहाँ बॉम्बे पहुँचा है। इस बच्चे को सिंगर वगैरह कुछ बनना था और अपने हाथ वाथ भी कुछ काट रखे थे, और शायद बॉम्बे से भी ये भाग के और किसी संस्था से ये मेरे पास आ गया। सभी बच्चे सो रहे थे और वो एक खिड़की थी, खिड़की को खोल के और वहां से छत के ऊपर से कूद के चल। नहीं, दूसरे बच्चे को तो ये अपने साथ बहला के फुसला के लेके गया। हरियाणा के यमुनानगर से करोड़ों के अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां बड़ी कंपनियां कानून को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों का हेरफेर अब तक कर चुकी है। इस बड़े फर्जीवाड़े पर यह रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर में करोड़ों का खनन घोटाला, 4 बड़ी कंपनियों ने किया बड़ा घपला। माइनिंग विभाग ने पकड़ी करोड़ों की हेराफेरी। गोवा, गुजरात के नाम से बनाए जाते थे फेक बिल, जम्मू कश्मीर से बनाए जाते थे फर्जी बिल। यमुनानगर में अवैध खनन को लेकर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। खबर है कि यमुनानगर में अवैध खनन तो होता ही था, साथ ही उस खनन सामग्री की ई-वे बिल गोवा, गुजरात और जम्मू कश्मीर में बनाए जाते थे। दिखाया जाता था कि ये खनन सामग्री वहां से खरीदी गई। इस मामले की सच्चाई सामने आते ही खनन अधिकारी ने 4 जगह को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। धनौरा साइड में ना 4 स्क्रीनिंग प्लांट थे, उनके बारे में एक पत्र आया डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी से मेरे पास। तो एक आईटी सेल की रिपोर्ट भी उसके साथ थी, तो उसमें एक फर्जी इरवाना का मामला था। आईटी सेल की रिपोर्ट में गोवा से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से व अदर स्टेट से रवाना दिखाया गया था पोर्टल पर। गोवा से या जम्मू कश्मीर, गुजरात से मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल नहीं है कि ये खनी जा सकता है। तो उस विषय में मैंने एक कंप्लेंट पुलिस थाना में दी है। तो 4 स्क्रीनिंग प्लांट है, उनको प्लांट्स के नाम से मेरे पास आया था और मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया। पहले एक मैनुअल पर्ची चलती थी हमारी, मैनुअल पर्ची में दिक्कत आई पूरे हरियाणा में, तो तब ये इरवाना पोर्टल जनरेट किया गया। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी के लिए पोर्टल का मतलब ये था भी इरवाना है किसी पे, उसको कहीं भी चेक कर सकते हैं अभी ये गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ तक जानी है। हमने आया अभी लोग इरवाना पोर्टल का भी मिसयूज करने लग गए हैं, तो इस पे लगाम लगानी जरूरी है। घोटाला तो ये अगर सही मायनों में देखे तो करोड़ों में जाएगा। ठीक है, मतलब फर्जी मामला ऐसा है, कोई जनरेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा हम वर्क भी कर रहे हैं इस पे। जो भी मेरे को
मेरे संज्ञान में आ रहा है, मैं उसके बारे में डायरेक्टर लेवल पे लिख रहा हूँ। यमुनानगर में अवैध खनन का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है, जो पहले सिर्फ जीएसटी में हेराफेरी कर सरकार को चूना लगाता रहा था, लेकिन अब जिले में साडोरा के धनोरा इलाके में अवैध माइनिंग कर उसे करोड़ों रुपए में बेचा गया है और फर्जी बिल भी बनवा दिए गए। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। किसकी शह पर हुआ करोड़ों का घोटाला? अवैध खनन के आरोपी कब नपेंगे? किसकी जेब में गए करोड़ों रुपए? कब सुलझेगी खनन घोटाले की गुत्थी? इन बड़े घोटाले की भनक जब खनन विभाग के उच्च अधिकारियों को लगी, उन्हें भी समझते हुए देर नहीं लगी कि मामला काफी गड़बड़ वाला है, जिसके बाद पंचकुला से भी एक टीम को तैयार कर धनौरा इलाके के खनन क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की। इसके बाद अधिकारियों ने इस बात को नोट किया कि किस किस के प्लांट पर अवैध खनन हुआ है। उन प्लांट के मालिकों के खिलाफ कई धाराओं के तहत बिलासपुर थाना में मामला दर्ज करवा दिया गया है। अब देखना होगा कि इस बड़े फर्जीवाड़े में किस किस का नाम सामने आता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि यमुनानगर में हुए इस करोड़ों के फर्जीवाड़े ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। इधर हांसी के नागरिक अस्पताल में सीसाई गांव के हंसराज हत्याकांड में इंसाफ की मांग कर रहे ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनसे बातचीत के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को हांसी उमंडल के गांव सीसाई के खेतों में एक व्यक्ति हंसराज का शव मिला था, जिसके बाद परिवार ने खेत के मालिक प्रवीण और एक पुलिसकर्मी पर हंसराज की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक के परिवार का आरोप है कि हांसी पुलिस प्रशासन उस मामले में शामिल पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश कर रहा है। परिवार का आरोप है कि हांसी पुलिस प्रशासन मामले में संलिप्त पुलिसकर्मी को बचाने के लिए परिवार पर दबाव बना रहा है। वहीं मृतक की बहन नीतू ने बताया कि उसके भाई के हत्यारों को जब तक सजा नहीं मिलती तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। हमारी 4 दिन हो गए बॉडी पड़ी हुई भैया, हमारी कोई सुनवाई नहीं ना करे बात तो हमें इंसाफ चाहिए और उनको गिरफ्तार करो और उनको पुलिस से निकालो। और जो पुलिस के हैं 4 हमारे भाई की हत्या कर रखी, 4 दिन हो गए, कोई नहीं हमारी सुनता, सरकार भी नहीं सुनती, पुलिस भी नहीं सुनती, कोई नहीं सुनता हमारी। हमने तो न्याय चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही पूरे हरियाणा में भी झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर फरीदाबाद से है तो दूसरी तस्वीर फतेहाबाद की है, जहां झमाझम हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। लंबे समय से धान की रुपाई के लिए इंतजार कर रहे किसानों ने खेतों में रुपाई शुरू कर दी है। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक फरीदाबाद की है और दूसरी फतेहाबाद की है, जहां पर लोगों ने बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत की सांस ली है, जिससे किसानों के चेहरे भी अब खिल उठे हैं। तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत